थोड़ी देर पहले कि अंतिम शासक है सैयद वंश का। मैंने आपको बताई थी खासियत, क्या बताई थी? सैयद वंश की खासियत ये बताई थी मैंने कि ये सिया वंश है, मतलब हजरत अली की शिक्षाओं पे बिलीव करता। परंतु सैयद वंश के जो संस्थापक हैं, मैंने आपको बताया था खिज्र खां, ये बिलीव करते हैं कि हमारी नसों में मोहम्मद साहब का खून दौड़ रहा है, मतलब हम इस्लाम के जो हैं वो वंशज हैं या पैगंबरे इस्लाम के वंशज हैं। तो इसी सैयद वंश का जो अंतिम शासक है, नाम है उसका अलाउद्दीन। और मैंने बताया था आपको कि उसने जैसे ही सल्तनत पर तख्त नशी हुआ तो उसने अपने लिए उपाधि रखी आलम शाह की। तो अंतिम जो शासक है सैयद वंश का, उसका पूरा नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। और अलाउद्दीन आलम शाह ने जब देखा कि राजधानी दिल्ली पर चहुमुर से क्या हो रहे हैं, विद्रोह के बादल मंडरा रहे हैं, या बहुत ज्यादा ही अटैक वगैरह होने लगे हैं, या सभी लोग भेड़ियों के जैसे देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत को, और खुद की स्थिति सुल्तान ने दुर्बल पाई, तो उसने क्या किया, स्वेच्छा से जो दिल्ली सल्तनत है, जो लगभग लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में बस बची थी अभी, उसको उसने सरहिंद के गवर्नर, मुल्तान और दीपालपुर के गवर्नर, नाम है बहलोल लोदी, उनको ट्रांसफर कर दी। तो वास्तव में बहलोल लोदी को सत्ता ट्रांसफर करते ही सल्तनत कालीन इतिहास में सैयद वंश समाप्त हो जाता है और लोदी वंश का प्रादुर्भाव होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बहलोल लोदी जब शासन करेगा तो 38 साल शासन करता है वो दिल्ली सल्तनत में, और ये टाइम किसी भी सुल्तान के लिए सबसे मैक्सिमम है दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि इसके पहले एक शासक था एफएसटी, उसने 37 साल का टाइम पीरियड दिया है दिल्ली सल्तनत को। यदि कोई आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा कार्यकाल के सुल्तान ने जिया या किया, तो आंसर क्या है, बहलोल लोदी। तो अब अपन को पढ़ना है भैया लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश स्टार्ट होता है 1451 से, और 1526 ये पानीपत का प्रथम युद्ध है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 21/4/1526। तो वास्तव में पानीपत के प्रथम युद्ध की डेट के साथ ही जो लोदी वंश का अंतिम शासक है जिसका नाम है इब्राहिम लोदी, वो मारा जाएगा और लोदी वंश खत्म हो जाएगा। अब जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। यदि कोई आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा है, तो आप बोलते हैं सर दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश तो गुलाम है। मैं पूछूं दूसरा राजवंश कौन सा है, तो आप बोलते हैं सर अलाउद्दीन खिलजी वाला है। अच्छा, तीसरा जो है वो कौन सा है, तो वो तुगलक राजवंश है। चौथा राजवंश आज ही हमने पढ़ा, सिया संप्रदाय से बिलोंग करने वाला सैयद वंश है, देखो सा और सा। परंतु जो अंतिम राजवंश है और दिल्ली सल्तनत का जो पंचम राजवंश है वो है लोदी राजवंश। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोदी जो वंश है उसने सल्तनत में कितने साल बिगुल बजाया है, 75 ईयर्स। तो ये आपको याद रखना है। अब सवाल पैदा होता है कि लोदी वंश जो है वो क्या है या कौन है लोदी वंश के लोग। तो याद रखना अभी तक जो है तुर्कियों का साम्राज्य स्थापित था, चारों जो गए हैं राजवंश ये तुर्की थे कहीं ना कहीं, परंतु अब तुर्की साम्राज्य जो है उसका पतन हो चुका है पूरी तरह से, और अब अफगानी साम्राज्य शुरू होता है। क्यों? क्योंकि लोदी वंश अफगानिस्तान के हैं, प्योर अफगानिस्तान के हैं, और प्योर अफगानिस्तानी कल्चर को उन्होंने क्या किया है बेटा जी, अडॉप्ट किया है। लेकिन अफगानिस्तान में उस समय अफगानिस्तान कोई एक क्षेत्र विशेष न होकर छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ एक वृहद क्षेत्र हुआ करता था, मतलब एक पर्टिकुलर अफगानिस्तान एक एरिया ना होकर दरअसल में अफगानिस्तान में बहुत छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, और प्रत्येक कबीले को एक सरदार जो है अपने अपने यहाँ का सरदार को लीड करता था। क्लियर ये चीज? तो उसी कबीले में से एक कबीले का नाम है गिजलोई कबीला, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मान लो ये वो कबीला है गिजलोई, और इसी गिजलोई कबीले में बहुत सारी शाखाएं होंगी, तो उसमें एक शाखा है चहुलेक शाखा। अब जब भी आप मेंस में लोदी वंश लिखेंगे तो आपको ये जो लाइनें यहाँ दिख रही हैं इनको एक वर्ड में एक लाइन में समेट देना है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी है, जिसने 75 साल जो है शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। इनका क्षेत्र अफगानिस्तान के गिजलोई कबीले की चहुलेक शाखा से संबंधित था। तो ये आपके प्री के क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन पूछा जाता है लोदी वंश की शाखा कौन है,
लोधी वंश किस कबीले से ताल्लुकात रखता है, या लोधी वंश जो है उसका ओरिजिन कहाँ पर होता है या उत्पत्ति कहाँ होती है, तो आंसर है अफगानिस्तान। सबसे पहले शुरुआत यदि हम करें तो कौन सा व्यक्ति है जिसने लोधी वंश का स्थापना करी है, जिसे हम संस्थापक कह सकते हैं, तो नाम है बहलोल लोधी। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसका बेटा है, नाम है सिकंदर लोधी, इसे हम लोधी वंश का सबसे वेल स्टेब्लिश शासक बोलते हैं, या सबसे महान शासक बोल सकते हैं, परंतु लोधी राजवंश का। तीसरा जो है ये सबसे ज्यादा शकी व्यक्ति है और सबसे ज्यादा अयोग्य भी यदि हम माने तो इब्राहिम लोधी को कह सकते हैं। तो याद रखना इब्राहिम लोधी जो है ये लोधी वंश का भी अंतिम शासक है और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक है। जैसे दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग किससे होती है, ऐबक से, लेकिन यदि मैं पूछूं कि बताओ दिल्ली सल्तनत का खात्मा किस पे हो रहा है, तो इब्राहिम लोधी की डेथ के साथ में। यदि मैं आपसे पूछूं कि लोधी वंश का अंतिम शासक भी कौन है बेटा जी, तो आंसर है इब्राहिम लोधी। क्लियर है ये चीज। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि 1526 को क्या होगा, तो 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी की डेथ हो जाएगी। क्लियर है ये चीज। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, दिल्ली सल्तनत में जितने भी आपने राजवंश पढ़े और उनमें जितने भी राजा पढ़े, उनमें से कोई भी राजा जिसको हम राजा ना कहकर हम सुल्तान कहते हैं, याद रखना मध्यकालीन इतिहास में सुल्तान टाइटल लिया था जो भी गद्दी पर बैठता था या तख्त नसी होता था। लेकिन जब हम मुगल पढ़ेंगे तो मैं सुल्तान वर्ड का जिक्र ही नहीं करूंगा, मैं उधर बादशाह वर्ड का यूज करूंगा। सो दिस इज द कोर डिफरेंस बिटवीन मिडिवल में दिल्ली सल्तनत में सुल्तान प्रमुख होता था, और जब हम पढ़ेंगे मुगल तो उसमें फिर बादशाह बोलना पड़ेगा। ये चीज थोड़ा सा याद रखना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी कोई भी सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया था। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला सुल्तान, और यही तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान भी है, ये युद्ध स्थल में मारा जाएगा बाबर के हाथों। तो ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि युद्ध स्थल में मारा जाने वाला एकमात्र दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, तो आंसर है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो है उसके पहले लोधी वंश ने लगभग कितने साल शासन किया, 75 ईयर। अच्छा, अब जब भी लोदियों के बारे में लिखने को आता है तो यदि ये लाइन आप लिखते हो तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको आपको याद करना चाहिए। कई बार जो है वो पढ़ाने से अच्छा है चीजें देखने से आपको क्लियर होती हैं। जैसे मैं कभी लोधी के बारे में पूछूं तो आप ये लाइन यदि लिखें कि लोधी वंश वह है जिसको मुगलों ने हराकर भारत में या हिंदुस्तान पर राज करना शुरू किया। कहने का मतलब है, ये देखो लोधी वंश का संस्थापक जो है ये है बहलोल लोधी, उसी का बेटा है जिसने आगरा शहर बसाया था सिकंदर लोधी, और ये जो है ये है लोधी वंश का अंतिम शासक, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक नाम है इब्राहिम लोधी, और यही मरता है युद्ध क्षेत्र में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसी को हराता है कौन, बाबर, और भारत पर फिर मुगल सल्तनत की स्थापना हो जाती है, या मुगल एम्पायर शुरू हो जाता है, दिल्ली सल्तनत जो है वो ढह जाती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए बेटा जी कौन है दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का संस्थापक, तो आंसर है बहलोल लोधी। तो चलो जरा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन बनते हैं प्री के, जरा आप देख लो। मेंस में क्वेश्चन यदि आता है लोधी वंश तो क्या लिखना है। मैं यदि आपसे पूछूं कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश, तो याद करो लोधी सल्तनत के लोग वो थे जिन्होंने प्योर अफगानी कल्चर को अडॉप्ट किया था, और ये रियल मायने में अफगानिस्तान की चहुलेक शाखा से संबंधित है, और कबीला कौन सा, गिजलोई। यदि मैं आपसे पूछूं भैया जी दिल्ली सल्तनत पर तख्त पर काबिज होने वाला अंतिम राजवंश कौन सा है, तो आपको कहना है अफगान राजवंश, जिसका नाम है लोधी। अब संस्थापक कौन है भैया, तो वो व्यक्ति है बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी ने क्या किया बेटा जी, बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा टाइम तक सर्वाइवल की है। तो यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे ज्यादा टाइम किसने दिया, 38 ईयर्स। आंसर है बहलोल लोधी, वो लोधी वंश का संस्थापक भी है। और याद रखना इसने किसी को मारकर सत्ता ऑक्युपाई नहीं की, बल्कि सैयद वंश के अंतिम शासक ने खुद जो है स्वेच्छा से सत्ता इनको सौंपी है, तब कहीं इन्होंने दरअसल में सेशन अपना स्टार्ट किया। यदि मैं पूछूं कि भैया एफएसटी का नाम भी तो आता है सुल्तानों में, तो आपको बोलना है कि सेकंड हाईएस्ट टाइम तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जिसने अपने को सर्वाइवल दी, द नेम इज एफएसटी। यदि मैं आपसे पूछूं कि बेटा जी लोधी वंश के तीन ही तो शासक हैं,
पहला सिकंदर माफी चाहता बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी और तीसरा इब्राहिम लोदी। सवाल पैदा होता है लोदी वंश में जो महान है, तो आंसर है लोदी वंश में जो महान शासक है वो सिकंदर लोदी ही है। क्यों महान है अपन आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना सिकंदर लोदी का राजत्व सिद्धांत पूछा जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट है उसका राजत्व सिद्धांत, तो अपन देखेंगे। इब्राहिम लोदी से प्री में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बनता है पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो याद रखना इब्राहिम लोदी मतलब लोदी वंश का अंतिम सुल्तान और बाबर के बीच में हुआ था। यदि मैं पूछूं कि रणभूमि में वीर गति पाने वाला, तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि रण क्षेत्र में मारा जाने वाला या युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला एकमात्र सुल्तान कौन है दिल्ली सल्तनत का, द नेम इज इब्राहिम लोदी। यदि मैं आपसे पूछूं लोदी वंश का या लोदी सल्तनत का अंतिम शासक कौन है, आंसर है इब्राहिम लोदी। और यदि मैं पूछूं दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक कौन है, इब्राहिम लोदी। मतलब इब्राहिम लोदी की डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त और मुगल एम्पायर शुरू या मुगल काल शुरू। दो क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, प्री के क्वेश्चन है, याद रखना लोदी और सैयद से प्री में ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में केवल लोदी और सैयद के बारे में ज्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन अपन फिर भी इनको अच्छे तरीके से पढ़ाते रहे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यदि मैं पूछूं लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है, तो भैया वही व्यक्ति है जो रण क्षेत्र में मारा जाने वाला एकमात्र सुल्तान है, और वो दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान है। मतलब कौन, इब्राहिम लोदी। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लोदी वंश जो है इसको पहला अफगान वंश भी कहते हैं, और याद रखना इसके बाद आएगा सूरी वंश, जिसे शेरशाह सूरी ने चलाया था, है ना। बहुत कम समय के लिए 5 साल के लिए लगभग शेरशाह सूरी सुल्तान बनेगा, और उसके बाद उसका बेटा, मतलब लगभग 15 साल। तो सूरी जो वंश है, याद रखना शेरशाह सूरी सूरी वंश से संबंधित था। तो ये सूरी वंश, इसे हम कहते हैं द्वितीय अफगान वंश। ये मैं अभी से बता दे रहा हूं। मतलब यदि कोई आपसे पूछे कि मध्यकालीन इतिहास में अफगानों ने कितने बार सत्ता टेक ओवर की है, तो आपको कहना है 2 बार, पहला लोदी वंश के रूप में और दूसरा सूरी वंश के रूप में। क्लियर है ये चीज ऐसे। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि पहली बार जो है अफगान सत्ता वो कैसे आई, तो जरा समझो। ये चित्र में आपको केवल 2-3 चीजें समझनी, बाकी कुछ नहीं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है मलिक बहराम। मलिक बहराम के एक औलाद है जिसका नाम है मलिक काला, और एक व्यक्ति है जिसका नाम है मलिक सुल्तान शाह। मतलब मलिक बहराम के 2 बेटे हुए, एक मलिक काला और मलिक सुल्तान शाह। अब सुल्तान शाह को छोड़ो, मलिक काला जो है उसका बेटा है बहलोल लोदी। मतलब क्वेश्चन तैयार है आपके लिए, भैया बहलोल लोदी के पिता का नाम क्या है, और पिता के पिता जो है दादा, मतलब पितामह बोल सकते हैं अपन उनको। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्री में पूछा है, हालांकि आपको नहीं पूछा है। अभी जो छोटे मोटे एग्जाम चल रहे थे, है ना, मतलब कोरोना के पहले, तो उसमें ये क्वेश्चन आया कि भैया जी आप बताइए जरा बहलोल लोदी के पितामह कौन है, तो आंसर है मलिक बहराम। बस ये चीज क्लियर करानी थी, बाकी क्लियर है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंटरव्यू में पूछा गया, बहलोल लोदी जो है, याद रखना अफगानिस्तान का व्यक्ति है, लेकिन जब ये हिंदुस्तान आता है तो जैबनद जो है एक लेडीज है जो सुनार की बेटी है, और ये हिंदू कल्चर से होगी, तो इससे दरअसल इसकी शादी होती है। और ये दोनों जब शादी करेंगे तो निश्चित रूप में बेटा जो पैदा होता है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी भी एफएसटी की तरह है, क्लियर है। सिकंदर लोदी भी किसकी तरह है, नसरुद्दीन खुसरो शाह की तरह है, कि माँ जो है वो हिंदू पक्ष से है। तो ये चीज आप याद रखना, ये क्वेश्चन स्पेशली पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सुल्तान है जो इंडियन मतलब हिंदू कल्चर से संबंधित है, तो आंसर है सिकंदर लोदी, क्योंकि उसकी जो माँ है जैबनद वो इंडियन कल्चर से संबंधित है। और भी बेटे हैं, बहलोल लोदी का पहला बेटा सिकंदर लोदी, दूसरा बेटा है आलम खां, और तीसरा बेटा है उसका दौलत खां। तो ये भी और, ठीक है। अच्छा, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया सिकंदर लोदी का बेटा कौन है, तो इब्राहिम लोदी। और सिकंदर लोदी के 2 बेटे हैं, एक है इब्राहिम लोदी और एक है जलाल खां। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। मैं आगे चल के एक बार जलाल खां का नाम लूंगा, बस हो गया। तो मैं बीच में आपको रिकॉल कराता चलूंगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक निश्चित रूप में बहलोल लोदी। दिल्ली का पहला सुल्तान जो अफगानी था, या पहला अफगान सुल्तान,
तो आंसर है बहलोल लोदी। इसने जो सिक्के चलवाए हैं वो बहलोली सिक्के हैं, अपने वंश के नाम पर ये या अपने राजवंश के नाम पर इसने जो सिक्के चलवाए बहलोली सिक्के। ये बहलोली सिक्के पूरे के पूरे उत्तर भारत में काफी लंबे समय तक चलते रहे। स्पेशली शेरशाह सूरी के टाइम के पहले तक इन सिक्कों का बोलबाला था, लेकिन जैसे ही शेरशाह सूरी आएगा बहलोली सिक्कों को वो फिर सिक्के नहीं रहने देगा, उनके लिए वर्ड यूज करने लगेगा रुपया। मतलब शेरशाह सूरी के समय पे चलने वाले सिक्के सिक्के न कहलाकर हम उसको रुपया कहने लगे थे। तो थोड़ा सा जो डिफरेंस है ये क्लियर कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी सफलता जो है बहलोल लोदी की, उस समय जौनपुर जो है स्वतंत्र एक राज्य हो गया है। याद करो एफएसटी के बाद वो जो चार जो सुल्तान बने थे, फिर उसके बाद पूरा सैयद वंश, इन्होंने दिल्ली सल्तनत को जो है जो पूरा साउथ इंडिया तक फैला था उसको 22-20 किलोमीटर के एरिया तक ले आए थे। तो इसी दौरान जौनपुर जो है वो स्वतंत्र हो गया था, और जौनपुर को स्वतंत्र कराने में हुसैन शाह सरकी, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, इसका बड़ा प्रमुख योगदान था। तो हुसैन शाह सरकी जो है ये जौनपुर का शासक बन जाता है और जौनपुर उसी के हवाले है। तो जो बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी क्या करता है कि जौनपुर जो स्वतंत्र शासक के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर रहा था, उसके शासक हुसैन शाह सरकी को हरा देता है। तो यही सबसे बड़ी सफलता है। यदि आपसे पूछा जाए कि बहलोल लोदी की सबसे बड़ी सफलता क्या है, तो जौनपुर जो स्वतंत्र राज्य हो गया था उसके मालिक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके जौनपुर को अपनी दिल्ली सल्तनत में मिला देना। दो तीन चीजें और भी हैं जैसे अपन ने जो पढ़ा उसके बारे में देख लो। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए भैया पितामह कौन है, तो मलिक बहराम। यदि मैं आपसे पूछूं कि बहलोल लोदी के पिता कौन है, मलिक काला। यदि मैं पूछूं कि पत्नी कौन है, जयमनत। मैं पूछूं पुत्र कौन है, आंसर है सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा टाइम किसने स्पेंड किया, सिकंदर लोदी के पिताजी ने, नाम क्या, बहलोल लोदी। अच्छा, अब इसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बताया था नरेला का युद्ध बताया था कि अलाउद्दीन जो हुसैन शाह है सैयद वंश का अंतिम शासक, जैसे ही उसने बहलोल लोदी को सत्ता ट्रांसफर की, तो याद करो उसी का दामाद जो है वो महमूद एक आ जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं दरअसल में, तो इन दोनों के बीच में पानीपत के मैदान के पास में एक जगह नरेला, वो युद्ध होता है। तो फाइनल में बहलोल लोदी जो है वो हरा देता है और बहलोल लोदी जो है नरेला के युद्ध में विजयी होता है। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये चीज मैंने क्लियर करी। ये नरेला का युद्ध जो है, ये चीज, ये महमूद शाह जो अलाउद्दीन आलम शाह है, मतलब जो सैयद वंश का अंतिम शासक है, उसका दामाद है। इस युद्ध का विजेता कौन रहा बेटा जी, बहलोल लोदी। और उसके बाद नरेला कहाँ पर है, पानीपत के पास एक स्थल है, और ये अलाउद्दीन आलम शाह की बेबी, ये रहने दो, है ना, कोई मतलब नहीं। अब जो चीज बोलनी है उसको अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे ही अलाउद्दीन आलम शाह ने सत्ता ट्रांसफर कर दी किसको, कि भैया आप आओ और दिल्ली की गद्दी को क्या करो, संभालो कहीं ना कहीं। किधर है, तो दिल्ली की गद्दी को जैसे ही कौन संभालता है, नाम है बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी देखता है कि दिल्ली सल्तनत जो है वो बहुत कम एरिया में है, 20 से 22 किलोमीटर का एरिया है बस। तो और वो देखता है कि ज्यादातर लोग दरबार में कोई है ही नहीं है। तो इसलिए वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अपनी जो राजकीय कार्य है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो जहां का था अफगानिस्तान में स्पेशली रोह, वहां के मुसलमानों से एक खत लिखकर, वो चिट्ठी लिखकर उनसे अपील करता है कि आप तक जब भी मेरा ये संदेशा पहुंचे या जब तक आप मेरा ये संदेशा पढ़ें, बिल्कुल उसी वक्त आप हिंदुस्तान के लिए निकल चुके, और हिंदुस्तान में आपको सबसे पहले पहुंचना है दिल्ली। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था अपने की मजबूत करना चाहता है बहलोल लोदी। गद्दी तो उसको मिल गई है, अब उसे लंबा क्या करना है, उसमें सर्वाइवल करना है। तो अपने लोगों की मदद से वो सर्वाइवल को आगे बढ़ाना चाहता है। एक इतिहासकार लिखता है कि जब अफगान सरदारों को या जब अफगानी लोगों को यह चिट्ठी या मैसेज प्राप्त हुआ कि बहलोल लोदी ने एक छोटा सा एम्पायर बना लिया है और दिल्ली में उनको बुलाया है, तो जिस तरह से चींटियां झुंड के माफिक एक दूसरे के पीछे चलती हैं, इसी तरह से अफगान सैनिक इन चींटियों के झुंड की तरह चल पड़ते हैं दिल्ली की तरफ।
तो ये क्वेश्चन आता है कि अफगान सरदार टिड्डी के झुंड की तरह जो है ये भारत की तरफ चल पड़े, ये किस सुल्तान के समय का वाकया है? तो याद रखना, प्रशासनिक व्यवस्था को, प्रशासन में जो अफगान लोग हैं उनकी भागीदारी रहे ताकि आराम से प्रशासन चल सके। इसलिए दरअसल सुल्तान बहलोल लोदी ने जो अपने बर्थ प्लेस है रो, वहां के मुसलमानों से स्पेशली अपील की कि आप भारत आओ, और भारत में कहाँ पर आना है आपको? दिल्ली आना है। और इतिहासकार लिखते हैं कि बिना देरी किए वो जैसी चिट्ठी मिलती है, अफगानी लोग जो है हिंदुस्तान की तरफ पलायन करना शुरू कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका राजत्व सिद्धांत, जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यदि मैं आपसे पूछूं कि पहला अफगान सुल्तान कौन है, तो याद करो इसके पहले सब तुर्की है, पहला अफगान कौन है भैया? आंसर है बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी का राजत्व सिद्धांत बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमको पता चलता है अब्दुल्ला खां की एक किताब या ग्रंथ जिसका नाम है तारीख दाऊदी, उससे। अब जो बात बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से सुनना। अफगानिस्तान में, या अफगानिस्तान ज्यादातर कबीलों में बटा हुआ एरिया है। वहां ज्यादातर जो है वो कबीले होते हैं, और हर कबीले का क्या होता है? एक सरदार। चूंकि अब जो है प्रशासनिक व्यवस्था, या दिल्ली का सुल्तान कौन बन गया है? बहलोल लोदी। तो उसको चाहिए कि उसके प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विश्वास पात्र लोग चाहिए। तो उसने पूरे अफगानिस्तान में जितने भी कबीलों के सरदार हैं उनको चिट्ठी लिखी। वो सारे के सारे जो हैं अपने अपने कबीले के लोगों के साथ लेकर कहा जाते हैं हिंदुस्तान। तो सबसे पहले सुल्तान एक पॉलिसी उनके सामने डिलीवर करता है अपनी, समान में प्रथम। दरअसल अफगानियों में एक परंपरा है कि सभी अफगानी सरदार जो हैं वो सभी अफगानी सरदार बिल्कुल क्या हैं? भाई भाई हैं। मतलब ये कहलाता है समानता का व्यवहार। तो आप सब जो हो सरदार हो, और मैं भी सरदार हूं, तो मैं जो हूं वो समान हूं, आप सब और मैं सब समान हूं। लेकिन आप सभी समानों में, आप सभी सरदारों में मैं आपका क्या हूं? लीडर हूं। तो ये चीज आपको बस याद रखनी है। सरदार आप भी हो, सरदार मैं भी हूं। बस ये है कि मेरा जो पद है वो थोड़ा सा ऊंचा है। तो समान में प्रथम नीति इसने क्या की? लागू की। अच्छा, अब दूसरी चीज है कि यदि आप अफगानिस्तानी माहौल में या कल्चर में रहे हो, तो वहां एक परंपरा है जैसे कहते हैं जनजातीय परंपरा। और जनजातीय परंपरा में यदि एक अफगानी सरदार जमीन पे बैठा है, तो दूसरा अफगानी सरदार कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। तो जो अन्य अफगानी सरदार लोग जो हैं वो सल्तनत में आ चुके हैं, बराबर आगे बढ़ रहे हैं, उनको क्या देने के लिए? न्याय देने के, माफी चाहता हूँ, उनको सम्मान देने के लिए ये पहला सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का ऐसा जो अपने पूरे 38 साल के कैरियर में कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि ये एक चटाई बिछाकर अमीरों के साथ, अफगानी अमीरों के साथ ये दरबार में बैठा करता था। तो ये है अफगानी जनजातीय भावना। और कई जो अफगान हैं, सरदार हैं, उनको बराबर वर्चस्व उनको मिलता रहे, बराबर उनको सम्मान मिलता रहे। तो कई बार उनके लिए एक शब्द प्रयोग में लाया जाता था, मनसद ए आली। ये मनसद ए आली शब्द अफगानी कल्चर में इज्जत और तवज्जो देने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये है राजत्व सिद्धांत किसका? सुल्तान का। समान में प्रथम, मतलब आप सभी सरदार हैं, मैं भी सरदार हूं, बस मेरा एम्पायर थोड़ा सा क्या है? बड़ा है, और आप लोग मेरे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत काम करेंगे। वहीं अफगानों में अफगानी जनजाति परंपरा में क्या होगा? अनुकूल समानता का व्यवहार करेंगे। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि 38 साल के कैरियर के दौरान कभी भी सुल्तान सिंहासन पर नहीं बैठा, हमेशा एक चटाई या कालीन पर बैठकर ही मंत्रणा की जाती है। और कई बार जब बातचीत का स्तर ज्यादा होता किसी मुद्दे को लेकर, तो सुल्तान तत्काल अपना तख्त निकालकर जमीन पर रख देता और बोलता कि यदि मेरे अलावा कोई और योग्य व्यक्ति है तो वो बिल्कुल इसको क्या कर सकता है? धारण कर सकता है। ये केवल और केवल इसलिए ताकि सभी सरदारों के बीच एकता और इस तरह की सौहार्दपूर्ण परिस्थितियां बनी रहे। वहीं जो भी सरदार थे, अफगानी सरदार, उनके लिए स्पेशल जो बहलोल लोदी, उनको सम्मान देने के लिए उन्हें मनसद याली कहकर पुकारता था। सुल्तान की जो सबसे प्रमुख उपलब्धि है, वो उपलब्धि है भैया कि जौनपुर का शासक है हुसैन शाह सरकी, उसको अफगान नेता बहलोल लोदी हरा देता है, और अपने एक बेटे को जिसका नाम है बरबक शाह, उसको वास्तव में जौनपुर का नया सुल्तान घोषित कर देता है।
तो ये सिंपल सी चीज। लेकिन यदि मैं पूछूं आपसे कि भैया नरेला का कोई युद्ध भी हुआ था, उस नरेला के युद्ध में अलाउद्दीन आलम शाह का दामाद जिसका नाम है महमूद शाह या मसूद शाह, उसको अफगान नेता बहलोल लोदी क्या करता है, हरा देता है और खुद सत्ता को टेक ओवर करता है। मतलब जब भी आप कभी भी बहलोल लोदी को लिखें तो आप ये सेंटेंस जरूर यूज करना कि जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाना ये प्रमुख सफलता है और अन्य सहायक सफलता है नरेला का युद्ध। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि नरेला के युद्ध को जीतकर बहलोल लोदी तख्त नसी हुआ या दिल्ली की गद्दी पर बैठा, परंतु उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है जौनपुर जो स्वतंत्र हो गया था उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लेना। अब इसके बाद आता है सिकंदर लोदी, आता है बहलोल लोदी की डेथ के बाद जो अगला शासक बनता है सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के पिता का नाम क्या है भैया, बहलोल लोदी। माँ का नाम क्या है, जैबनद। और जो जैबनद है और बहलोल लोदी, इसकी दो औलादें हैं। पहली औलाद है, नाम है इसका, पहली औलाद का नाम क्या है बहलोल लोदी, और जैबनद की औलाद का नाम है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम। और दूसरी औलाद का नाम है जलाल खान। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज। अब जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सिकंदर लोदी का नाम शुरुआत में क्या था, निजाम खान। ये चीज जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है और मेंस में हमको बिल्कुल यहीं से शुरुआत करना है कि सिकंदर लोदी कोष्टक में पूर्व नाम निजाम खान डैश, आगे लोदी वंश का दूसरा परंतु सबसे प्रतिष्ठित शासक, ये सबसे विश्वसनीय शासक। ठीक है। एक क्वेश्चन प्री में आता है, इसको हम मेंस में यूज करेंगे बिल्कुल। बहलोल लोदी जो हैं, इनके बेटे का नाम है सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी का नाम क्या है बेटा जी, निजाम शाह। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। और सिकंदर लोदी जब दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठा है, उसी समय यूपी में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है साकी सबद रमेनी, इनके रचनाकार जिनका नाम है कबीरदास। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कबीरदास किसके समकालीन है, सिकंदर लोदी के समकालीन है। ये प्री में क्वेश्चन आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसने क्या क्या किया, तो अपन एक तरफ से इसको जरा देखते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आता है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जैसे अभी अपन ऑफ होंगे तो फिर कब अपन जुड़े, तुरंत ही सर। तुरंत तुरंत कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ सुल्तान कौन है, याद रखना लोदी वंश का, तो नाम है सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी का भी राजत्व सिद्धांत मेंस में पूछा जाएगा, वो भी 5 मार्क्स में अगर आएगा तो। क्लियर है, हालांकि उम्मीद तो नहीं है, लेकिन 5 मार्क का तगड़ा क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि अफगानियों में समानता की पद्धति है कि सबको समानता देना है। जैसे सोचो सुल्तान जो है बहलोल लोदी, वो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा, वो हमेशा चटाई पर बैठकर और तभी अपना मशवरा वगैरह और जो है विचार विमर्श करता रहता था। परंतु वहीं जब सिकंदर लोदी सुल्तान बनता है तो वो कहता है कि मेरा बाप क्या पागलपन जैसी हरकतें करता था, मतलब कोई भी जो है अमीर बड़े आसानी से मेरे पिता को आघात या नुकसान पहुंचा सकता था, इसी समानता की नीति के कारण, तो ये गलत पॉलिसी है। तत्काल सुल्तान ने, सिकंदर लोदी ने जैसे ही सल्तनत की गद्दी को पाया, उसने सबसे पहला काम ये किया, सिंहासन पर बैठना शुरू किया। तो जैसे ही सिंहासन पर बैठना शुरू किया तो क्या हो गया भैया, असमानता का व्यवहार। अफगान सरदार जो हैं उनसे असमानता का व्यवहार क्या कर दिया, त्याग दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बड़े अदब के साथ में पेश आता था कौन, बहलोल लोदी। मनसा दयाली कहता था सिकंदर लोदी ने जो भी दरबार में अमीर हैं उनको सुल्तान को मानने के लिए बाध्य किया कि भैया सुल्तान जो तख्त पर बैठा है यही सर्वे सर्वा व्यक्ति है, आपको इसकी बात माननी ही माननी क्या करेगी पड़ेगी। मतलब दरबार में जो अफगानी सरदार हैं उनसे कहा कि सुल्तान ही सर्वोच्च है। ये चीज आप बहुत अच्छी तरह से क्या कर लो, समझ लो। मेरे पिताजी जो आपको ये मनसा दयाली बोलते थे या समानता का व्यवहार करते थे, ये सब रॉन्ग फेजेस हैं। वास्तविकता में सुल्तान ही क्या है, सर्वोच्च है। तो इस तरह से जब वो कर रहा है व्यवहारिकता, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा गया, ये कौन है भैया, ये पहली बार आया क्या, मोहित है कोई, अलग करो जरा ये चीज। इधर सब समझ में आता है कौन कलम चला रहा कौन नहीं चला रहा।
तो मैं ये कहता हूँ कि बहलोल लोदी जो है सबके साथ समान भाव से वो क्या करता था, बातचीतें करके अपने राज्य को आगे बढ़ा रहा था। वहीं सिकंदर लोदी ने अमीरों का बिल्कुल भी साथ नहीं लिया, अमीरों की बातें बिल्कुल नहीं मानी। इसका मतलब है कि कैसा शासन करना चाह रहा है भैया, वो खुद ही शासन करना चाह रहा है, किसी का दबाव नहीं लेना चाह रहा है। दिस इज कॉल्ड एज निरंकुश शासन। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। यही पॉइंट आप अगर मेंशन कर देते हो तो किसका राजत्व सिद्धांत हो जाता है। मतलब पहला सेंटेंस तो आपको ये लिखना है कि सिकंदर लोदी का राजत्व सिद्धांत अपने पिता के राजत्व सिद्धांत से ठीक उसी तरह से विपरीत था जैसे सूरज और चांद। क्लियर है ये चीज। और फिर उसके बाद ये अफगानी सरदारों से समानता का भाव त्याग दिया, जमीन जमीन पे सिटिंग नहीं करता, वो तो मस्त सिंहासन पर बैठता था। सख्त नियंत्रण नीति लागू की, मतलब यदि कोई से कोई दिक्कत परेशानी आ जाती या किसी ने कोई गलत कर दिया तो उसको कठोर दंड दिया जाता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज निरंकुश शासन, किसी की नहीं सुनना, मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगा और सुल्तान ही सर्वोच्च है। ये आप सभी लोग क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। तो ये है राजत्व सिद्धांत। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, यदि आप सिकंदर लोदी में ये पॉइंट नहीं लिखते हो बेटा जी तो आपको कभी मार्क्स दे ही नहीं सकता। याद रखना सिकंदर लोदी मींस में 3 मार्कर। दरअसल में लोदी और सैयद वंश के जितने भी शासक हैं वो 3 मार्कर में आ सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखना और क्या नहीं लिखना, तो ये चीज बहुत जरूरी है। सिकंदर लोदी में तुम कुछ लिखना और चाहे नहीं लिखना, ये चीज जरूर लिखना कि सन 1504 में उसने एक शहर बसाया जिसका नाम है आज आगरा, मतलब जहां ताजमहल है। याद रखना आगरा शहर को जिसने बसाया है उस व्यक्ति का नाम है वास्तव में सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी का बेटा। सवाल पैदा होता है क्यों बसाया। लगभग लगभग आगरा से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है राजस्थान की बॉर्डर, और लगभग लगभग 150 या 100 किलोमीटर की दूरी पर है मध्य प्रदेश की बॉर्डर। क्लियर है ये चीज। अब जो बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। और यहाँ से कुछ दूरी पर जो है वो क्या है भैया, यहाँ से कुछ दूरी पर दिल्ली पड़ेगा, सही है। तो दिल्ली को हमेशा शुरू से ही चुनौती मिलती रहती थी राजस्थान के राजपूतों से। कोई भी व्यक्ति बैठे, याद रखना हमेशा राजस्थान के राजपूत जो है अक्सर करके जो है वो दिल्ली के तख्त को ही टारगेट करते थे। और धीरे 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 मालवा जो है मध्य प्रदेश में जो मालवा है वो भी अब धीरे 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 किस पर नजरें गड़ाए हुए हैं, दिल्ली पर नजरें गड़ाए हुए हैं। तो इसीलिए सुल्तान जो है, अब दिल्ली जो है 22 किलोमीटर में सिमट गई थी, कुछ तो था नहीं, तो इसलिए सुल्तान ने, और ये लोग जो है राजस्थान और मालवा जो है ये बहुत तेजी से क्या करना चाह रहे थे, ग्रैब करना चाह रहे थे दिल्ली को। तो इसलिए सुल्तान ने दिल्ली को राजधानी ना बनाकर सबसे पहले क्या किया, 1504 में एक नगर बसाया द नेम इज आगरा, और 2 साल बाद उसी को नई राजधानी उसने डिक्लेयर किया। और वो राजधानी डिक्लेयर करने का मेन मकसद है इन पर नियंत्रण रखना, राजपूतों पर, स्पेशली राजपूतों पर नियंत्रण रखना। लेकिन याद रखना मालवा के शासक या मध्य प्रदेश के शासकों पर भी नियंत्रण रखना मेन मकसद था। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो यदि आपसे कोई पूछे कि 1504 में आगरा नगर किसने बसाया, सिकंदर लोदी ने। 1506 में उसी को राजधानी किसने बनाया, आंसर सिकंदर लोदी ने। अब ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और ये तो आपको एटलीस्ट पता ही होना चाहिए, सुल्तान के ऐसे करने के पीछे प्रमुख वजह क्या है। तो भैया आगरा से लगभग लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है राजस्थान की बॉर्डर या राजस्थान राजपूत, और राजस्थानी राजपूत जो है अक्सर करके दिल्ली को ही अपने साम्राज्य में मिलाने का सपना सजो रहे थे। तो इसलिए वो दिल्ली से थोड़ा सा आगे चल के आगरा को अपना नया शहर और राजधानी बना देता है। अपन ने ये चीज तो पढ़ी थी, लेकिन ने भूमि की माप कराने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी, दोआब के महत्व को समझने वाला पहला शासक निश्चित रूप में कौन है भैया, इल्तुतमिश। यदि मैं पूछूं कि दोआब के क्षेत्र की भूमि की माप किसने कराई, अलाउद्दीन खिलजी। नहर की व्यवस्था किसने कराई, सबसे पहले गयासुद्दीन। नहरें किसने, ब्रॉड पैमाने पर। मतलब सब लोग कृषि के क्षेत्र में सब कुछ कर रहे हैं। इस व्यक्ति का नाम भी मध्यकालीन इतिहास में कृषि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में भूमि की नाप पहले जो है वो या तो हाथ के आधार पर या अंगुल के आधार पर चलती थी, परंतु अब जो है भूमि की नाप के लिए एक पैमाना चलवाता है सुल्तान जिसका नाम है गज ए सिकंदरी। तो गज ए सिकंदरी ये
एक पैमाना है जिससे वास्तव में भूमि की क्या की जाती थी, आइडियल माप की जाती थी। तो यदि मैं आपसे पूछूं ये पैमाना कितने अंगुल का था और कितने गज का था, तो याद रखना, ये आपको याद रखना होगा, छोटे एग्जाम पूछते हैं कि भूमि की माप के लिए सुल्तान जो है सिकंदर लोदी, उसने क्या व्यवस्था की थी। तो आपको कहना है कि एक पैमाना चलाया था जिसका नाम है गज ए सिकंदरी, अपने ही नाम पर चलाया था। ये चीज क्लियर है। वो हिंदू धर्म या दूसरे धर्मों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता है, केवल इस्लामिक कल्चर को या इस्लामिक धर्म को वो सर्वोपरि मानता है। याद करो, एफएसटी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। वो केवल अपने धर्म को महत्व देता था, दूसरे धर्मों को महत्व नहीं देता था। तो जो केवल अपने धर्म को तवज्जो दे, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं असहिष्णु। और दूसरे के धर्म को जो इज्जत ना दे, उसके लिए स्पेशली एक वर्ड है असहिष्णु। तो याद रखना ये चीज, हम लोग सहिष्णु हैं, हम लोग सभी धर्मों को बराबर तवज्जो देते हैं। लेकिन इस्लामिक कल्चर में जो ये सुल्तान है, ये क्या नाम है इसका, सिकंदर लोदी, ये दूसरे धर्म को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा है, केवल अपने धर्म को ये तवज्जो दे रहा है। क्या है इसके पीछे वजह, अपन देखते हैं। चलो, जैसे ही अपन ऑफ